हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल, देखिए उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल, बल मतलब फोर्स है ना, फोर्स। अब ये उत्प्लावन बल होता क्या है, देखिए ये है कोई लिक्विड, ठीक है, ये एक लिक्विड है, ये पूरा, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं तरल, तरल या लिक्विड, ठीक है। इन्होंने देखा कि जो लिक्विड के छोटे छोटे अणु हैं, ये वाले अणु, ये ऊपर की तरफ एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जो कि ऊपर से आने वाली वस्तु को डूबने नहीं देते, है ना। ये वाले जो कण हैं, ये वाले कण जो ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इसी फोर्स को बोला गया कौन सा, उत्प्लावन फोर्स। कौन सा फोर्स, उत्प्लावन बल, ठीक है ना, इसी को बोला गया उत्प्लावन बल। अब उन्होंने ये देखा कि जो उत्प्लावन बल है, अगर उत्प्लावन बल, ये अगर हम बोले, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे बाह्य बल, बाह्य बल, है ना। और ये बल किसके बराबर होता है, एम ए। यहाँ पर ए की जगह पर आप रखोगे जी, क्योंकि वस्तु का भार लेते हो, तो यहाँ पर एम जी मतलब डब्लू, ठीक है, ये है बाह्य बल यहाँ पर। अब इन्होंने देखा कि ये जो वस्तु है, अगर ये उत्प्लावन बल, अगर हम इसे एफ से रिप्रेजेंट करें, हर जगह उत्प्लावन बल नहीं लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ, ठीक है। अगर हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो ये एफ है, वो अगर डब्लू से ज्यादा होता है, अगर ये कंडीशन होती है, तो वस्तु तैरने लगती है, ठीक है, तैरती है। और अगर एफ छोटा होता है डब्लू से, तो वस्तु क्या होती है, डूब जाती है, वस्तु डूब जाती है। अब इन्होंने ये देखा, जो आर्किमिडीज थे, इन्होंने देखा कि ये वाली जो कंडीशन है, कंडीशन वन, दो कंडीशन थी, कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, तो इन्होंने देखा कि ये जो कंडीशन है, ये उन्हीं वस्तुओं में है, मतलब उन्हीं वस्तुओं में ये कंडीशन है, उन्हीं वस्तुओं में जिनका द्रव्यमान, सॉरी जिनका घनत्व, जिनका घनत्व कैसा है, पानी से कम है, जिनका घनत्व पानी से कम है। इन्होंने ये देखा कि उन्हीं वस्तुओं में है जिनका घनत्व पानी से कम है। अब घनत्व बराबर क्या हो जाता है, घनत्व बराबर होता है, अगर हम डी से रिप्रेजेंट करें, तो द्रव्यमान बटे आयतन। एम से हम द्रव्यमान को, वी से आयतन को। इन्होंने ये देखा, तो इस यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्लावन बल किस कारक पर निर्भर करता है, घनत्व के कारक पर। अब आप में से कई लोगों का ये सवाल आ सकता है आपके दिमाग में, कि जो तैरता हुआ व्यक्ति है, जो इंसान का भार होता है, वह तो पानी से ज्यादा होता है, इंसान डूब जाता है, फिर इंसान तैरता क्यों, तो देख, तो इसका मेन रीजन ये है, इसमें दो चीजें काम करती हैं जब इंसान तैरता है। एक तो इसमें काम करता है, जब इंसान लेट जाता है, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। अगर इंसान खड़ा है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वह केवल उसके पैर के निचले हिस्से के बराबर होता है। वही इंसान अगर लेट जाता है, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर वो लेट गया, उसने अपने हाथ फैला दिए, तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वही बात इसमें एक और बल का, एक और नियम कार्य करता है व्यक्ति के तैरने में, जो होता है क्रिया और प्रतिक्रिया का, ठीक है। तो व्यक्ति के तैरने का अगर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको दो ऑप्शन आप लगा सकते हो। एक तो आप लगा सकते हो उत्प्लावन बल भी आप लगा सकते हो, मतलब आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार तैरता है। और दूसरा आप लगा सकते हो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया के अनुसार तैरता है। ये दोनों सही होंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर देना चाहते हो, तो आपको लगाना है आर्किमिडीज। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जल का ताप बढ़ाने पर इसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए श्यानता क्या होती है, श्यानता या फिर विस्कोसिटी, ठीक है, इसे हम बोलते हैं श्यानता। श्यानता में ये होता है, हम देखिए क्या मानते हैं कि कोई तरल पदार्थ है, ठीक है, यह है तरल पदार्थ, तो ये तरल पदार्थ भी एक दूसरे के ऊपर, मतलब ये कई लेयर में होता है, हम ये मान लेते हैं कि जो तरल पदार्थ है, वो कई लेयर में होता है। और ये जो लेयर है, ये लेयर एक दूसरे के ऊपर खिसकती रहती है। ये लेयर, लेयर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इस तरह से और भी ज्यादा लेयर है, ये सभी लेयर एक दूसरे के ऊपर खिसक रही है। एक कंडीशन ऐसी आती है कि मान लीजिए खिसकने में इनके बीच में जो घर्षण बल है, वो एफ है, ठीक है। तो इसी घर्षण बल को हम क्या बोल देते हैं, श्यानता। अगर ये बीच में
जो पानी के बीच, दो लेयर के बीच में घर्षण बल अगर कम होता है तो हम कहते हैं कि श्यानता ज्यादा है, और अगर घर्षण बल ज्यादा सॉरी यदि घर्षण बल ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि श्यानता ज्यादा है, और अगर घर्षण बल कहते हैं हम कि कम है तो श्यानता कम हो जाती है। ओके, तो अब इन दोनों लेयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है जो कि पानी को आगे चलने से रोक रहा है, ये वाला फोर्स, इसे हम इसके इस पर डिपेंड करती है श्यानता। समझ गए? अगर ये फोर्स ज्यादा है तो श्यानता कम हो ज्यादा होगी, और अगर ये फोर्स कम है तो श्यानता कम होगी। अब यहाँ पर आपसे पूछा है ताप बढ़ाने पर क्या होगा। अगर जल का आप ताप बढ़ा देते हो, मान लीजिए आपने जल का ताप बढ़ा दिया, तो इनके बीच में श्यानता कम हो जाएगी। ओके, आंसर ए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बर्फ पानी पर तैरती है क्यों। देखिए, अभी तैरने के लिए हमने बात की थी कि आर्किमिडीज का सिद्धांत, अभी हमने बात की थी आर्किमिडीज सिद्धांत, किया था ना। तो आर्किमिडीज सिद्धांत में मैंने क्या बताया था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। अब क्या होता है, देखो अगर कायदे से देखा जाए तो जो वाटर है ना, वाटर और बर्फ आइस, सेम द्रव्यमान की वाटर और बर्फ को जब आप जमाओगे तो आयतन बढ़ जाता है। जो आइस का होता है, जो आइस का आयतन होता है वो ज्यादा होता है किससे, वाटर से। जिस वजह से जो घनत्व होता है आइस का वो कम हो जाता है, किससे, वाटर के घनत्व से। और यही रीजन होता है कि जो आइस होती है मतलब बर्फ होती है, तैरने लगती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, तैरने लगती है। समझ गए, इस वजह से। सही आंसर क्या हो जाएगा, बर्फ का घनत्व उतना ही हो सकता है जितना कि पानी का नहीं। तैरती क्यों है ये आपको बताना है। बर्फ ठोस होती है, पानी तरल, ये कोई वजह नहीं है। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, ऑप्शन सी। ओके, सही आंसर ऑप्शन सी है। चलिए, इसका आंसर आपने लगा लिया है ना, बढ़िया। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बाई आर स्क्वायर। अब आर क्या होता है, आर होता है प्लानेट की रेडियस। ठीक है, याद रखना है। और एम क्या होता है, एम होता है प्लानेट मास, मतलब प्लानेट का द्रव्यमान। और ये क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिट होती है। तो ये होता है आपका जी, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है। यहाँ पर इन्होंने पूछा है किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण किस चीज पर निर्भर करता है। आपसे पूछा है क्या आकार पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर करता है। बिल्कुल, ये सभी देखिए, मास पर निर्भर करता है, सही आंसर। तो मास पर करता है मतलब द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वहीं त्रिज्या की हम बात करें, त्रिज्या भी है तो त्रिज्या पर भी निर्भर करेगा। अब अगर आप आकार की बात करो तो आकार तो वही होगा ना, देखो क्या होता है, आकार पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि अगर गुरुत्वीय त्वरण है जो हर एक पिंड में होता है तो इसका आकार किस चीज पर निर्भर करेगा, 2 पाई आर। और इसमें भी आर आ रहा है तो आकार पर भी निर्भर करता है, आर ज्यादा तो आकार ज्यादा होगा और गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ पर क्या हो गया, सभी। अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर अगर रेडियस ज्यादा है तो गुरुत्वीय त्वरण कम हो रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। और यही रीजन है, देखिए जैसे ये अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ है। अब देखिए अगर रेडियस ज्यादा है मतलब आप अर्थ के ऊपर जा रहे हो तो गुरुत्वीय त्वरण घटता है, रीजन यही है, क्योंकि केंद्र से दूरी आपकी बढ़ रही है, इसलिए गुरुत्वीय त्वरण घटता है। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है किस चीज, कहां पर होती है अधिकतम, ध्रुवों पर होती है, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, या भूमध्य रेखा या भूपृष्ठ पर होती है, आपको ये बताना है। देखिए, अगर हम देखें तो पृथ्वी का आकार कुछ इस तरह से होता है ना, ऐसा होता है, एग्जिट गोल नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, जो ध्रुव होते हैं, मतलब अगर हम बोले ये नॉर्थ पोल और यहाँ पर ये साउथ पोल है ना। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पृथ्वी चपटी है। अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर देखें पृथ्वी के केंद्र की त्रिज्या तो कितनी आती है, 12,712, है ना। और अगर हम भूमध्य रेखा पर देखें, ये क्या होती है, ये पोल पर त्रिज्या है।
वहीं अगर हम बात करते हैं भूमध्य रेखा पर, मतलब भूमध्य रेखा पर त्रिज्या की अगर हम बात करते हैं, तो ये कितनी होगी? ये होती है 12,756। तो आप देखो त्रिज्या यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है, और अभी मैंने क्या कहा था, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है जी इक्वल टू कितना होता है? कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि जी समानुपाती 1/r²। अब अगर ग्रह की त्रिज्या ज्यादा है तो गुरुत्वीय त्वरण कम होगा, और अगर त्रिज्या कम है तो गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अधिकतम कहाँ होता है। अधिकतम होने के लिए जरूरी है कि त्रिज्या न्यूनतम हो, है ना, तभी ये अधिकतम होगा। अगर त्रिज्या न्यूनतम है तो गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होगा, समझ गए? तो न्यूनतम कहाँ पर होगी? न्यूनतम है ध्रुवों पर, 12,712, और यहाँ पर कितनी है? सॉरी, ये परिधि बता दी मैंने, ये परिधि है। ओके, त्रिज्या नहीं है, ये 2πr है, परिधि है ये। ओके, 2πr। लेकिन त्रिज्या की अगर हम बात करें तो त्रिज्या भी यहीं पर कम होती है, नॉर्थ पोल पर, ठीक है। नॉर्थ पोल रेडियस और साउथ पोल रेडियस, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो जो ध्रुव से दूरी है केंद्र की वह कम होती है, इस वजह से आपका जो जी का मान है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, वो बढ़ जाता है। तो कहाँ पर अधिकतम होता है? ध्रुवों पर, ऑप्शन ए। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, वही क्वेश्चन आपसे रिपीट हो गया है। जी इज इक्वल टू कैपिटल एम जी अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि जी प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। अगर आर ज्यादा है तो जी कम होगा। ओके, अगर आर कम है तो जी ज्यादा होगा। यहाँ पर आपसे अधिकतम पूछा है, मतलब आर कम, मतलब ध्रुवों पर, आंसर बी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है। गुरुत्वीय त्वरण शून्य कहाँ पर होगा? शून्य कहाँ होगा? अक्षांशों पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी की सतह पर, या पृथ्वी के केंद्र पर? तो आपको याद होना चाहिए कि जो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है वह शून्य होता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होगा? बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाएगा, समझ गए? क्योंकि आर बढ़ रहा है तो बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। देखो ये है पृथ्वी, ठीक है, केंद्र ये है। अब गहराई पर आप जा रहे हो, गहराई पर तो केंद्र से दूर जा रहे हो ना, तो गहराई पर क्या होगा? कम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है? भूमध्य रेखा पर। यह है केंद्र, यह है भूमध्य रेखा, मतलब इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन पर जी का मान कितना होता है? मैक्सिमम, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं ध्रुवों पर, मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो अगर हम बात करते हैं पोल्स की, तो यहाँ पर क्या होता है? जी का मान मैक्सिमम होता है, और यहाँ पर क्या होता है? मिनिमम होता है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं सेंटर पर, मतलब कि सेंटर पर अगर हम बात करते हैं तो जी सेंटर, यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पर होता है 0। ओके, याद रखना है। तो क्या पूछा गया है आपसे? बढ़ती गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा होता है? बढ़ती गहराई के साथ, मतलब कि भूमध्य रेखा से आप नीचे की तरफ जा रहे हो, सबसे ज्यादा होता है, सबसे कम होता है भूमध्य रेखा पर। अब भूमध्य रेखा से आप नीचे जा रहे हो, त्रिज्या आपकी बढ़ रही है, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, मतलब कि गहराई के साथ घटता है, ऑप्शन ए है ना, 458 का। अगला क्वेश्चन, जी का मान निर्भर करता है, जी का मान किस पर निर्भर करता है? कैपिटल जी आपसे पूछा है, और स्मॉल जी अलग है। जो कैपिटल जी होता है इसे हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। और जो स्मॉल जी होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ठीक है ना, ये बोलते हैं। अब देखो, आपसे पूछा कैपिटल जी, इसके लिए फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू m1, पहले ग्रह का द्रव्यमान, दूसरे ग्रह का द्रव्यमान, अपॉन दोनों ग्रहों की बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है। ये पहले प्लेनेट का द्रव्यमान है m1, ये दूसरे प्लेनेट का द्रव्यमान है m2, और
यहाँ पर जो आर है वह दोनों ग्रहों के बीच की दूरी है। ठीक है, अब देखिए पहले ग्रह का द्रव्यमान दूसरे ग्रह का द्रव्यमान कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट हम मान लेते हैं, दूरी चेंज होती रहती है। यहाँ से आपसे पूछा गया है जी, तो जी का मान किस चीज पर निर्भर करता है? जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन M1 और M2। ये चीज आ रहा है, अगर आप फॉर्मूला देखो तो फॉर्मूले से ये चीज आ रही है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये एक नियतांक है जो अक्सर लोगों से गलती हो जाती है। ठीक है ना, आप में से बहुत सारे लोग अगर हो सकता है लगा देते कि त्रिज्या पर, द्रव्यमान पर या दोनों के फोर्स पर निर्भर करता है जो लग रहा है, लेकिन सही आंसर क्या है कि किसी पर भी निर्भर नहीं करता। क्यों? इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट, और वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब जी की वैल्यू फिक्स है तो वो निर्भर करेगा क्या? वो किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा क्योंकि उसकी वैल्यू एकदम फिक्स है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु का कार्य हो सकता है, कार्य कैसा हो सकता है? धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक या ये सभी। देखो तो कार्य बराबर क्या होता है? W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, ये W है, W मतलब वर्क या कार्य, F मतलब फोर्स, ठीक है, और डी मतलब है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट का गुणनफल होता है कार्य। अब अगर डी नेगेटिव है तो डब्ल्यू भी नेगेटिव होगा, अगर डी पॉजिटिव है तो डब्ल्यू भी पॉजिटिव होगा, और अगर डी जीरो है तो डब्ल्यू भी जीरो हो जाएगा। तो जो डी है, जो डब्ल्यू है, वो डिपेंड कर रहा है डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन पर, कि विस्थापन कैसा है। तो विस्थापन कैसा होता है? नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य तीनों तरह का होता है। इस वजह से जो हमारा कार्य होगा वो भी तीनों प्रकार का होगा, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, कैसा भी हो सकता है। अब आप में से कई लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऋणात्मक कैसे होता है। देखो, हम ये मानते हैं, जैसे मान लीजिए ये खड़े हैं आप, ठीक है, अब यहाँ पर आपने डिसाइड किया कि आप ईस्ट की तरफ जाओगे, ठीक है। अब अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो तो इस तरफ जितनी भी दूरी आप मापोगे वो आप लोगे पॉजिटिव, लेकिन अगर आप वेस्ट में किसी दूरी को माप लेते हो तो उसे आपको नेगेटिव लेना होगा। समझ गए? अब मान लीजिए कि आपका जो विस्थापन बिंदु, आपने डिसाइड किया कि आप ईस्ट में जाओगे और आप चले भी, ये है आपकी डायरेक्शन, आप यहाँ से निकले और इस तरह से होते हुए यहाँ आ गए। ये कहाँ है? आपके वेस्ट में है। तो ये वाली दूरी आपने मापी, लेकिन ये दूरी नेगेटिव होगी। वहीं अगर आप यहाँ से चलते और सीधे जाते, जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते थे या जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना था, अगर आप उसी दिशा में चलते हैं तो माना गया जो विस्थापन होगा वो पॉजिटिव आएगा। और घूम कर यहाँ से चले और घूम कर पूरा चक्कर लगाकर वापस यहीं आ गए, इसी पॉइंट पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विस्थापन शून्य हो जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शक्ति या सामर्थ्य की राशि क्या होती है? शक्ति या सामर्थ्य राशि कैसी है? अदिश राशि होती है, प्रतिश राशि मतलब सदिश ही है, सदिश राशि होती है, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा शक्ति का? कि ये एक अदिश राशि है। ठीक है, शक्ति मतलब क्या होता है? शक्ति मतलब होता है कार्य करने की दर, मतलब W/T, और ये क्या है? ये एक अदिश राशि है। समझ गए आप लोग? इसलिए P क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता वही W/T, इसे आप क्या कहोगे? P मतलब क्या कहोगे? शक्ति, या शक्ति का मतलब ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा से आप रिप्रेजेंट करोगे कार्य करने की क्षमता, ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मात्रक न्यूटन है? हम सभी जानते हैं न्यूटन किस चीज का मात्रक होता है? इसका फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। विस्थापन को मीटर में, दूरी को भी मीटर में, और ऊर्जा को किस चीज में मापते हैं हम? कैलोरी में। ठीक है, ये चीज आपको कैलोरी या जूल की, जिसमें भी आप मापना चाहो। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? बल का न्यूटन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से द्रव्यमान की इकाई नहीं है, द्रव्यमान की इकाई नहीं है आपसे बोला गया है। पाउंड, डाइन, ग्राम या किलोग्राम, क्या होती है? देखिए, ग्राम आप सभी जानते हो, किलोग्राम भी आपको पता है कि होती है, पर पाउंड क्या आप जानते हो? देखिए, पाउंड मतलब क्या होता है? एक पाउंड्स मतलब क्या होता है? 0.4535 किलोग्राम। ठीक है, ये होता है, मतलब कि ये क्या है? ये भी
एक द्रव्यमान की इकाई है। लेकिन अगर डाइन की बात करें तो डाइन नहीं है। डाइन किस चीज की इकाई होती है? 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है? 10⁵ ठीक है ना। ये किस चीज की इकाई है? बल की इकाई है। डाइन किस चीज की इकाई है? फोर्स की, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फेराड किसका मात्रक है? फेराड चालकत्व का मात्रक है, प्रतिरोध का, प्रेरकत्व का, या धारिता का? देखिए चालकत्व मतलब चालकता का मात्रक क्या होता है बताइए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का ओम होता है। प्रेरकत्व का क्या होता है? हेनरी होता है, ठीक है ना। और चालकत्व का मात्रक क्या होता है? हम धारा को मापते हैं एम्पियर में, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे धारिता, धारिता का मात्रक क्या होता है? फेराड। ओके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पूरक मात्रक का उदाहरण दे। पूरक मात्रक, ठीक है। पूरक मात्रक आपसे पूछा है कि क्या है। देखो पूरक मात्रक वो होते हैं, देखो मात्रक दो होते हैं, एक होते हैं आइडियल और एक होते हैं पूरक, मतलब सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री होते हैं। तो जो सप्लीमेंट्री होते हैं वो दो हैं, और आइडियल कितने हैं? वर्तमान में 7 है। फिजिक्स में शुरू में 3 ही आइडियल थे, लेकिन बाद में देखा गया कि और ज्यादा नीड है, तो उन्होंने 4 और ऐड करके टोटल 7 कर दिए। अब ये जो दो होते हैं, ये कौन होता है? एक तो होता है रेडियन, रेडियन, ठीक है। और एक कौन होता है? एक होता है स्टे रेडियन, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। जो रेडियन होता है वो किस चीज को मापता है? कोण को, कोण या एंगल को। और जो स्टेरेडियन होता है वो किस चीज को मापता है? घन कोण को, ठीक है। घन कोण मतलब कठोर वस्तुओं में उपयोग किया जाता है इस चीज को मापने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। पूरक मात्रक का उदाहरण कौन सा होता है? घन कोण, स्टेरेडियन। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ताप की इकाई क्या होती है? ताप मतलब टेम्परेचर आपसे पूछा है। ताप और ऊर्जा में बहुत ज्यादा अंतर है। ताप की इकाई क्या है? सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, या ये सभी? बताइए सही आंसर। ये सभी है, ठीक है, मैं मानता हूँ ये सभी है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का एसआई यूनिट कौन सी है, तो आपको याद रखना है एसआई यूनिट में केल्विन, ठीक है। याद रखना है एसआई यूनिट है केल्विन, है ना। यहाँ पर ताप की पूछी इसलिए आप सभी लगा दोगे, लेकिन अगर आप एसआई यूनिट आपसे पूछी जाए तो आप केवल केल्विन लगाओ। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई है? प्रकाश वर्ष की बात हो रही है। देखो नाम सुनने में कैसा लगता है? लाइट ईयर, मतलब ये समय होगा, लेकिन समय की इकाई नहीं है। प्रकाश वर्ष किस चीज की इकाई होती है? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी। और एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है बताइए? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर पर, सॉरी किलोमीटर, है ना। इतना होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको आप टिक कर लीजिए। यहाँ पर है दूरी की इकाई, है ना। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। बाकी आपको पता ही होगा कि समय अंतराल के लिए आप सेकंड का इस्तेमाल करते हो, द्रव्यमान के लिए ग्राम या किलोग्राम, कार्य के लिए आप किस चीज का उपयोग करते हो बताइए? कार्य बराबर क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। याद रखना है, सॉरी न्यूटन इंटू मीटर होता है बस, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन प्रति किलोग्राम मात्रक होता है। न्यूटन प्रति किलोग्राम आपसे पूछा है, मतलब न्यूटन पर किलोग्राम किस चीज का मात्रक होता है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 469। सही आंसर इसका क्या है आपको बताना है। सही आंसर वेग, गुरुत्वीय विभव, बल, या इनमें से कोई नहीं। बल, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होता है? सेम। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अब देखो आपसे पूछा न्यूटन और किलोग्राम, तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। एम ए आ रहा है। अब यहाँ पर F को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करोगे? न्यूटन से। और द्रव्यमान को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे? किलोग्राम से। और यहाँ पर एक त्वरण। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, मतलब कि न्यूटन प्रति किलोग्राम, ठीक है ना। तो किस चीज की इकाई हुई? त्वरण की, ए की, मतलब त्वरण, ऑप्शन डी। ओके। अगला क्वेश्चन, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई माइक्रोन क्या होते हैं? 10⁻⁻⁶।
फर्मी 10⁻⁻15। एंगस्ट्रॉम कितनी होती? 10⁻⁻10। और नैनो कितनी होती? 10⁻⁻9। वहीं यदि आपको ऑटो भी दिया जाए, है ना, ऑटो, तो ये कितनी होती है? ये होती 10⁻−18, 18। ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार अगर आप देखो तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होगी? 10⁻−15। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष मतलब मैंने आपको क्या बताया था? दूरदृष्टि और यहाँ पर दोष आपको अलग अलग करके पढ़ना है। दूरदृष्टि मतलब ये सही है, आप दूर का देख सकते हो। दोष किसमें है? निकट में। ठीक है, निकट की दृष्टि में आपको दोष है। दूरदृष्टि दोष मतलब दूर का आपको सही दिख रहा है, और दोष किसमें है? निकट की दृष्टि में। ये चीज आपको याद रखना है। अब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? मान लीजिए ये है आपकी आंख, ठीक है, ये है लेंस, और ये है रेटिना। अब कायदे से अगर देखा जाए और कोई वस्तु सामने रखी है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। पर दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि ये जो है वस्तु से किरण निकलती तो है, लेकिन ये प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बना देती हैं, इस तरह से, है ना, रेटिना के पीछे बना देती हैं। तो हमें एक ऐसा लेंस लगाना होता है जो वस्तुओं को थोड़ा और, कहने का मतलब है थोड़ा और सिकोड़ दे। मतलब कि ये जो किरणें दूर तक जा रही हैं, ये किरणें कहाँ मिले? ये किरणें इस पॉइंट पर मिले, रेटिना पर, है ना, ऐसा, ऐसा चाहिए। अगर इस तरह से बनता है प्रतिबिंब तो हमें साफ साफ दिखाई देगा। और किरणों को अभिसारी, अब देखिए किरणें पहले ऐसी जा रही थी, लेकिन अब किरणें ऐसी जा रही, मतलब कि किरणों के बीच का एंगल कुछ कम हो गया। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं अभिसारी। मतलब हमें अभिसारी लेंस लगाना होगा। अभिसारी लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, ये चीज भी याद हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेटिना के पीछे बनता है। ये है रेटिना, है ना, और ये बन रहा था कहाँ? रेटिना के पीछे। तो रेटिना के पीछे ऑप्शन है। वहीं यदि आपसे पूछा जाता है कि दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस आप उपयोग में लाओगे, तो आप लाओगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स या फिर उत्तल। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए आप किस तरह के चश्मा इस्तेमाल में लाओगे? निकट, देखिए दूर दृष्टि दोष अभी हमने समझा, अब हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी निकट दृष्टि दोष समझने में। ये है आपकी आंख, ठीक है, ये है आंख, यहाँ पर होता है रेटिना, और ये है लेंस। ठीक है, यहाँ से एक जो वस्तु रखी थी फ्रंट में, वो वस्तु से किरणें निकली और कहाँ मिल गई? रेटिना के पहले। मिलनी कहाँ चाहिए थी? यहाँ। तो हमें एक ऐसा लेंस लगाना होगा जो कि किरणें जो पहले मिल रही थी, अब वही किरणें दूर मिले, क्योंकि उन्हें हमें दूर करना है। वो कहाँ मिले? रेटिना पर। ऐसा लेंस हमें लगाना होगा। और ये कौन सा लेंस कर सकता है? पहले किरणें ऐसी थी और अब किरणें ऐसी हो गई, मतलब कि आपने क्या किया? अपसार कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा लेंस लगाओगे? अपसारी लेंस, जो कि किरणों को फैला देता है। तो कौन सा लेंस होता है? वो अवतल लेंस। इसे हम क्या बोलेंगे? कॉनकेव लेंस, मतलब अवतल लेंस। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसे हम क्या बोलते हैं? अवतल लेंस बोलते हैं। अब और एक और चीज आपको याद रखनी है, कॉनकेव का मतलब होता है अपसारी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, अपसारी लेंस। ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखोगे कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस फोकस दूरी या अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। कैसी होती है? नेगेटिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? देखो आइरिस क्या कहते हैं पहले ये तो पता हो, बाद में ना आइरिस के मध्य का पता होगा। देखिए ये है आपकी आंख, ठीक है, ये है आपकी आंख, ये रेटिना है, ये आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर लगा हुआ है क्या? लेंस। ये लगा है लेंस। अब ये जो लेंस है, ये लेंस दोनों तरफ तीन जोड़ी मांसपेशियों से घिरा हुआ होता है, मतलब बंधा रहता है। तीन मांसपेशियां इधर होती हैं, तीन मांसपेशियां इधर होती हैं, मतलब कि तीन जोड़ी मांसपेशियां, टोटल 6 मांसपेशियां होती है, उनसे बना हुआ रहता है।
यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पुतली। अब इन्होंने बोला है, इसी छिद्र के बारे में इन्होंने पूछा है कि आइरिस के मध्य वाले छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, इस छिद्र को। ये क्या है, ये है आइरिस। ठीक है। ये क्या है, ये है लेंस। और ये क्या होता है, ये होता है रेटिना। ठीक है। और ये पूरा क्या है, ये है आई बॉल। ठीक है, याद रखना। अब इसको इन्होंने पूछा ये क्या होता है, तो ये क्या होता है, ये होता है पुतली। ठीक है, याद रखना। इसे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है। अब रेटिना और दृष्टि पटल अलग अलग नहीं होते हैं, पहला तो ये याद रखना, दोनों एक ही है। रक्तक पटल क्या होता है, रक्तक पटल होता है जस्ट इसके पीछे, लेंस के जस्ट पीछे होता है, जिसे हम बोलते हैं रक्तक पटल। ठीक है, याद रखना है इस चीज को भी। चलिए, अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो कैसा होता है। आपके ऑप्शन है, उल्टा होता है, उल्टा ही दिखाई देता है। क्या आपको उल्टा दिखाई देता है, नहीं, आपको सीधा दिखाई देता है, तो ये वाला आंसर तो गलत हो गया। दूसरा, सीधा होता है परंतु आपको उल्टा प्रतिबिंब देता है। सीधा होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है लेकिन तुम्हें उल्टा दिखाई दे, ये कहने का मतलब है इनका। तो क्या आपको उल्टा दिखाई देता है, इसमें भी वही क्वेश्चन, नहीं। उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, तो आपको सीधा दिखाई देता है, ये बात सही है। पर क्या उल्टा होता है, चौथा है सीधा होता है और सीधा ही दिखाई। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इसको टिक कर देंगे, पर ये गलत है। ठीक है ना, सही आंसर ये है। देखो क्या होता है, जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस किस तरह का प्रतिबिंब बनाएगा आपकी आंखों के पीछे, वो बनाता है एक वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा बनाता है, जो मानव नेत्र है, या हम बोलते हैं मानव लेंस। मानव लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, पहली बात तो उल्टा, दूसरा वास्तविक, और तीसरा कैसा होता है, छोटा। है ना, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए, उल्टा, इंग्लिश में भी आप देख लो, इसको रियल बोलोगे, इसको स्मॉल बोलोगे, और उल्टा है तो ये तो इन्वर्जन हो गया, है ना। तो अब आपको ये याद रखना है कि इसने बनाया तो उल्टा प्रतिबिंब, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को सीधा करके हमें दिखाता है। मस्तिष्क इस प्रतिबिंब को सीधा करता है और इसलिए हमें चीजें सीधी दिखाई देती है। वास्तविकता अगर देखो, तो मेरे सामने जो कंप्यूटर रखा हुआ है, जो माइक रखे हुए हैं, वो हमें उल्टे दिखा रहे हैं। जो प्रतिबिंब बन रहा है रेटिना पर, इन सब चीजों का उल्टा बन रहा है। जो मैं आपको लिख रहा हूँ या जो आप पढ़ पा रहे हो, उन सभी का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। लेकिन हमारा माइंड इस उल्टे प्रतिबिंब को पहचान कर उसे सीधा करता है और फिर हमें समझ में आता है वस्तु। ओके। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेत्र लेंस कैसा होता है। नेत्र लेंस अभिसारी होता है, अभिसारी मतलब ऐसा, या अपसारी होता है ऐसा। उत्तल व अवतल दोनों प्रकार का हो सकता है, नहीं, सही आंसर क्या है, अभिसारी होता है ना। इतना तो हम देख ही चुके हैं कि आंख का लेंस इस तरह का होता है, और ये लेंस कैसा है, अभिसारी, अभिसारी या कॉन्वेक्स लेंस। और इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना काफी। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।